दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दुनिया में एक नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है। सोशल मीडिया खोलो, न्यूज चैनल देखो या फिर दुनिया की बड़ी पॉलिटिक्स की बातें करो, हर जगह एक ही शख्स का जिक्र है और वो है जोहरान ममदानी। एक वक्त तक शायद बहुत कम लोग इन्हें जानते थे, लेकिन आज यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीत लिया है। जी हां, अब यह कोई अनुमान नहीं, कोई प्राइमरी जीत नहीं, बल्कि फाइनल रिजल्ट है। अब न्यूयॉर्क का मेयर एक इंडियन मुस्लिम बैकग्राउंड वाला नौजवान है। अमेरिका का माहौल बदला हुआ है, इजराइल में टेंशन साफ दिखाई दे रही है, यूरोप में भी इस जीत पर बहस हो रही है और इंडिया यहां तो सोशल मीडिया पर जैसे तूफान ही आ गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में से एक को एक मुसलमान लीडर मिल गया है, वह भी इंडियन जड़ों वाला। अब लोग इस जीत को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह फैसला अमेरिका का फ्यूचर बदल देगा, कुछ इसे जस्टिस और इंसानियत की जीत कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसको गलत भी बता रहे हैं। कोई इसे एंटी इजराइल कह रहा है, कोई एंटी हिंदू और कोई एंटी इंडिया तक लिख रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर यह नौजवान कौन है और ऐसा क्या कर गया है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई। दोस्तों, जोहरान ममदानी का ताल्लुक इंडिया के गुजरात से है। इनके वालिद महमूद ममदानी इंडिया में पैदा हुए, फिर अफ्रीका चले गए और जोहरान का जन्म भी अफ्रीका के युगांडा में 1991 में हुआ। इनकी वालिदा मीरा नायर दुनिया भर में मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं और इंडियन ओरिजिन रखती हैं, मतलब जड़ें हिंदुस्तानी, पर जिंदगी 3 महाद्वीपों में बिताई, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। अमेरिका में पढ़ाई और जिंदगी गुजारते हुए जोहरान ने शुरू से ही गरीबों, प्रवासियों और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई। और एक बात साफ है, यह शख्स पैलेस्टाइन के लिए भी हमेशा खुलकर बोलता रहता है, चाहे माहौल कितना ही मुश्किल क्यों ना रहा हो। और अब इन सब के बाद यह शख्स न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है। ध्यान दें दोस्तों, न्यूयॉर्क कोई आम शहर नहीं, यह दुनिया की इकोनॉमी, मीडिया और डिप्लोमेसी का बड़ा सेंटर है। और वेस्ट के बड़े शहरों के मेयर सिर्फ नाम के मेयर नहीं होते, बल्कि इनके पास असली ताकत होती है। पॉलिसीज, पॉलिसिंग, हाउसिंग, बिजनेस रूल्स, सोशल जस्टिस सब इनके हाथ में है। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए, यह जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि दुनिया की पावर स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव है। और यह बात सिर्फ इसीलिए बड़ी नहीं है कि एक मुसलमान मेयर बना है। असली बात यह है कि जोहरान ममदानी ने खुलेआम उस ताकत को चैलेंज किया है जो दशकों से अमेरिका की पॉलिटिक्स पर असर डालती रही है। हाँ, वही प्रो इजराइल लॉबी। गाजा मुद्दे पर जिस तरह इसने खुले शब्दों में आवाज उठाई, उसे जेनोसाइड कहा और इंटरव्यू में कहा कि अगर न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर उसे कभी किसी वॉर क्रिमिनल को अरेस्ट करना पड़े तो वह करेगा। इस बात ने पुरानी सिस्टम को हिला दिया। सोचिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स में जहां लोग पैलेस्टाइन का नाम लेने से भी डरते हैं, वहां इस लड़के ने पूरी दुनिया के सामने बोल्ड होकर बात की और फिर भी जीत गया। एक फोरम में जब बाकी कैंडिडेट्स ने कहा कि वह जीतकर सबसे पहले इजराइल जाएंगे, तो जोहरान ने कहा, मैं न्यूयॉर्क में ही रहूंगा क्योंकि मेरा काम न्यूयॉर्क के लोगों के लिए है। यह जवाब सोशल मीडिया पर लाइटनिंग की तरह वायरल हुआ। अब सवाल यह नहीं है कि वह मेयर क्यों बना, सवाल यह है कि इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ बोलकर भी वो कैसे जीत गया। यह बात अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए शॉकिंग है। इंडिया में भी लोग डिवाइडेड है। कुछ कह रहे हैं कि यह गर्व की बात है कि एक इंडियन ओरिजिन मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर पोजीशन तक पहुंचा। कुछ लोग उसके पुराने बयानों के कारण उसे एंटी इंडिया कह रहे हैं, जैसे सीए, एनआरसी प्रोटेस्ट, गुजरात दंगे पर बयान, अयोध्या इशू पर कमेंट्स। अब जब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं, तो असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि यह जीत सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं, बल्कि एक मैसेज है, एक संकेत है कि अमेरिका के अंदर अब नई सोच और नया वोटर माइंडसेट उभर रहा है। जोहरान की जीत ने दिखा दिया है कि अब वो वक्त नहीं रहा जब कोई सिर्फ बड़ी लॉबी या बड़ी ताकतों की सपोर्ट से ही चुनाव जीत सकता था। लोग अब उन चेहरों को चुन रहे हैं जो जनता की बात करें, न्याय की बात करें और जो डर कर नहीं बल्कि हकीकत के साथ बोलें। तो अब बात आती है कि अमेरिका में क्यों हलचल मची है। दोस्तों, अमेरिका की पॉलिटिक्स सालों से ही 2 ही बातों पर चलती आई है। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 लॉबी इन्फ्लुएंस, और इनमें सबसे बड़ा नाम हमेशा से प्रो इजराइल लॉबी का रहा है। कहा जाता है कि इस लॉबी के खिलाफ जाकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
लेकिन जोहरान ममदानी ने यह सोच बदल दी। उन्होंने खड़े होकर कहा कि इंसाफ हर इंसान के लिए है, चाहे वह न्यूयॉर्क में हो या गजा में। यह चीजें सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के पुराने पावर सर्कल्स के लिए भी चैलेंज है। अमेरिका में भूमिकाएं बदल रही हैं। लोग अब यह पूछ रहे हैं कि आखिर एक रेगुलर मिडिल क्लास इमिग्रेंट फैमिली का बेटा जो पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठाता है, गरीबों की बात करता है, सिस्टम पर सवाल उठाता है, वह कैसे जीत गया। और यही इस जीत की सबसे बड़ी ताकत है। यह जीत सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि सोच की जीत है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इजराइल इससे क्यों परेशान है। दरअसल इजराइल को यह खतरा है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर अगर खुलकर फिलिस्तीन की बात करेगा तो उसका असर सिर्फ एक शहर तक नहीं रहेगा बल्कि मीडिया, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस सर्कल्स सब न्यूयॉर्क से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब में फिलिस्तीन फ्रेंडली लीडरशिप आएगी तो नैरेटिव का संतुलन बदल सकता है। और सच बात यह है कि गजा के हालात के बाद पहली बार दुनिया भर में लोग ओपनली सवाल पूछ रहे हैं और अब न्यूयॉर्क जैसा शहर उन आवाजों का घर बन रहा है। इंडिया में इस खबर पर दो तरह के कमेंट्स दिख रहे हैं। एक तरफ वह लोग हैं जो इसे इंडियन ओरिजिन टैलेंट की जीत मान रहे हैं। वह कह रहे हैं कि देखो हमारा लड़का दुनिया के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नाराज हैं क्योंकि जोहरान ने कभी इंडिया में एनआरसी, सीए और गुजरात दंगे पर बात की थी। अयोध्या मुद्दे पर भी उनका स्टैंड इंडियन सरकार के खिलाफ समझा गया। इसीलिए कुछ लोग उन्हें इंडिया विरोधी भी कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जोहरान की लड़ाई किसी रिलीजन या किसी कंट्री के खिलाफ नहीं बल्कि इनजस्टिस के खिलाफ रही है और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। जोहरान ममदानी ने कैंपेन के दौरान जो बातें की, अब दुनिया देखना चाहेगी कि वह इन्हें कैसे पूरा करेंगे। जो उन्होंने वादे किए वह कुछ इस तरह से थे। न्यूयॉर्क में घरों की अफोर्डेबिलिटी, गरीब और वर्किंग क्लास की सिक्योरिटी, रेशियल जस्टिस, पुलिसिंग रिफॉर्म्स, हेल्थ केयर एक्सेस और सबसे जरूरी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स पर क्लियर स्टैंड। उनका मेयर बनना मुश्किल था लेकिन मेयर रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि अब हर कदम पर नजर रहेगी, दोस्त भी दुश्मन भी। और सच यह है कि जिन ताकतों के खिलाफ खड़े होकर वह आए हैं वह ताकतें इतनी जल्दी हार नहीं मानती। लेकिन दुनिया यह भी देख रही है कि पहली बार अमेरिका में युवा पीढ़ी ने एक ऐसे इंसान को चुना है जो वैल्यूज पर खड़ा है, कॉम्प्रोमाइज पर नहीं। यह सिर्फ जोहरान की नहीं, यह उस नई जनरेशन की जीत है जो कह रही हैं हमारे लीडर्स हमें डराकर नहीं सच बोलकर रिप्रेजेंट करें। आखिर में एक बात साफ है कि न्यूयॉर्क की गद्दी पर बैठना बड़ी बात है लेकिन सच और इंसाफ की बात पर टिके रहना उससे भी बड़ी बात है। जोहरान ममदानी अब ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिसका असर सिर्फ न्यूयॉर्क तक नहीं दुनिया तक जाएगा, चाहे कोई इसे पसंद करे या ना पसंद करे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। आप अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि आपके हिसाब से यह बदलाव कैसा है, अच्छा या बुरा, और आने वाले वक्त में आ सकती क्या असर होगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए क्योंकि असली बातें तभी आगे बढ़ती हैं जब लोग उन्हें आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस्लाम आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। एशिया और अफ्रीका के बाद अब यूरोप में भी इस्लाम मजबूती से अपनी जड़ें जमा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 7.5% यानी लगभग 5 करोड़ 10 लाख है और आने वाले सालों में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 7.5 से बढ़कर 14% तक पहुंच सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां प्रवास यानी माइग्रेशन कितना होता है। हालांकि कई यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर पाबंदियां और नफरतें हैं, फिर भी इस्लाम वहां तेजी से फैल रहा है। कुछ देशों में तो अब इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के 5 ऐसे बड़े देशों के बारे में बताएंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। नंबर 5, रूस। आज के वक्त में रूस यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। रूस में करीब 1 करोड़ 45 लाख मुसलमान रहते हैं जो उसकी कुल आबादी का लगभग 10% है। इस्लाम रूस में बहुत पुरानी जड़ों वाला धर्म है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी।
जब व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए इस्लाम यहां पहुंचा। लेकिन असली पहचान और ताकत रूस में उस्मानी सल्तनत और तातार खानते के समय मिली, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था और रूस भी इससे प्रभावित हुआ। आज भी मॉस्को, कजान और दगिस्तान जैसे इलाकों में इस्लाम की मजबूत पहचान देखी जा सकती है। ये वह इलाके हैं जहां पर मुसलमान अपने दीन और अकीदों के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो इस्लाम की मौजूदगी का सीधा गवाह हैं। इनमें से कई मस्जिदें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर हैं। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद और कजान की कुल शरीफ मस्जिद को देखिए। यह मस्जिदें रूस के मुस्लिम समाज की महानता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। मुसलमानों की तादाद रूस में लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर उन इलाकों में जैसे काकेस, तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान, जहां इस्लाम गहराई से फैला हुआ है। यह इलाके इस्लामी तहजीब की असली पहचान है, जहां हर नुक्कड़ और गली में अल्लाह का नाम और अजान की आवाज सुनाई देती है। और सबसे बड़ी बात, रूस में हर साल हजारों लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि इस्लाम की रोशनी अब भी दुनिया के हर कोने में फैल रही है। नंबर 4, नॉर्थ मैसिडोनिया। यूरोप का एक और मुस्लिम बहुल और खूबसूरत देश है नॉर्थ मैसिडोनिया, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, तरक्की और पुराने इतिहास के लिए मशहूर है। ये यूरोप के उन गिने चुने देशों में से है जहां इस्लाम ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 20 लाख है, जिनमें से 6.6 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 32.2% हिस्सा इस्लाम को मानता है। इस्लाम यहाँ उस्मानी सल्तनत के द्वार में पहुंचा और धीरे धीरे एक मजबूत मजहब बनता गया। तुर्की हुकूमत के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपनाया, जिससे यहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी। आज भी नॉर्थ मैसिडोनिया के शहरों और गांवों में इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है, जहां हर जगह अल्लाह की तौहीद और रूहानियता की पहचान नजर आती है। इस छोटे मगर खूबसूरत देश में लगभग 800 मस्जिदें हैं, जो इसकी इस्लामी विरासत और धार्मिक महत्व को बयान करती हैं। इनमें से कई मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और तुर्की वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। मुसलमान यहाँ पूरी आजादी के साथ अपने मजहबी रिवाज अदा करते हैं और इस्लाम हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूती से फैलता जा रहा है। नॉर्थ मैसिडोनिया में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति, समाज और विरासत का अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि आज भी यहाँ हर तीसरा शख्स मुसलमान है और आने वाले सालों में इस तादाद में और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इस्लाम का असर यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है और यह देश इस्लामी सभ्यता का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना। यह यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बोस्निया और हर्जेगोविना, ये छोटा सा देश आज यूरोप में अपनी इस्लामी आबादी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी लगभग 32 लाख है, जिनमें से 17,65,000 लोग मुसलमान हैं। यानी यहाँ की लगभग 51% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 15वीं और 16वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब तुर्क सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा किया। इस समय के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम अपनाया और धीरे धीरे यह मुल्क एक अहम इस्लामी केंद्र बन गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस्लाम के बिना इस देश की पहचान अधूरी होगी। बोस्निया सिर्फ अपनी इस्लामी आबादी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पुरानी मस्जिदें और इस्लामी तर्ज पर बनी इमारतें यूरोप में इस्लामी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती है। अजान की आवाज हर गली, हर मोहल्ले में गूंजती है, जो इसे यूरोप में एक महत्वपूर्ण इस्लामी केंद्र बना देती है। आज पूरी बोस्निया में करीब 1925 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी हैं और अपनी तुर्की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बोस्निया में कभी धार्मिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्लाम ने अपनी पहचान बनाए रखी है और इस्लामिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम की एक मजबूत पहचान बन चुका है और आने वाले समय में यहाँ इस्लामी तहजीब के
और भी विस्तार की उम्मीद है। नंबर 2, अल्बानिया। यूरोप का मुस्लिम देश अल्बानिया यूरोप के उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी करीब 28 लाख है और उनमें से लगभग 16,45,000 लोग मुसलमान हैं, यानी करीब 59% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 17वीं और 18वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का इस इलाके पर राज था। उसी दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और तब से आज तक यह मुल्क मुस्लिम बहुल यूरोपीय देशों की लिस्ट में मजबूती से शामिल है। लेकिन अल्बानिया सिर्फ इस्लामी आबादी की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह देश अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ सुथरे समुद्री किनारों और खुले दिल से स्वागत करने वाले लोगों की वजह से भी मशहूर है। देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आबादी थोड़ी सीमित है, मगर इस्लाम यहाँ गहराई से अपनी पहचान बनाए हुए है। आज पूरे अल्बानिया में करीब 850 मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सी सदियों पुरानी है। इन मस्जिदों में तुर्की दौर की वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। यहाँ के मुसलमान शांति प्रिय, खुश मिजाज और तहजीब से भरे हुए हैं। यहाँ इस्लाम को महज एक मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी की तहजीब समझा जाता है। अल्बानिया को अक्सर यूरोप में मुस्लिम बहुल पहचान वाला देश कहा जाता है और आने वाले सालों में उम्मीद है कि यहाँ इस्लामी आबादी और भी बढ़ेगी। यानी अल्बानिया यूरोप में इस्लाम की एक जिंदा और रोशन तस्वीर पेश करता है। नंबर 1, कोसोवो। यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश यूरोप के दिल में बसा कोसोवो वो मुल्क है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। करीब 19,06,400 की कुल आबादी में से 95.6% यानी लगभग 18,55,000 लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि कोसोवो को यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कहा जाता है। अगर हम तारीख में झांकें तो इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब उस्मानी सल्तनत का सिक्का चलता था। उस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज कोसोवो की ज्यादातर मुस्लिम आबादी सुन्नी मसलक को मानने वाली है। कोसोवो की इस्लामी विरासत बेहद मजबूत है। यहाँ करीब 550 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई मस्जिदें तुर्की दौर की खूबसूरत इस्लामी तामीरात की मिसाल पेश करती हैं। मगर कोसोवो की पहचान सिर्फ इस्लामी आबादी तक ही सीमित नहीं है। यह देश अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और पुरानी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको इस्लामी तहजीब और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कोसोवो में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रवैये और तहजीब का हिस्सा बन चुका है। यूरोप के जिन मुल्कों में इस्लाम मजबूती से मौजूद है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, कोसोवो उनमें सबसे आगे है। यही नहीं, आने वाले वक्त में यह मुस्लिम समाज, तहजीब, मीडिया और यहाँ तक कि सियासत पर भी अपना असर छोड़ सकता है। कोसोवो इस्लाम की रूहानी रोशनी और मजबूत विरासत के साथ यूरोप में एक नई पहचान बन चुका है। दोस्तों, दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है और दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा मुल्क हो जो इस मजहब के बारे में ना जानता हो। यही वजह है कि आप दुनिया में चाहे किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएं, आपको वहां पर मुसलमान जरूर देखने को मिलेंगे। वैसे तो दुनिया में 57 से ज्यादा इस्लामी मुल्क मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं कि जहां पर मुसलमानों का रहना मना है। इन मुल्कों में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है और यहाँ पर ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा। बल्कि हालात तो ये हैं कि कुछ मुल्कों में इस्लाम की तालीमात और इसके बारे में बात करने पर भी मौत हो सकती है। मुसलमानों के लिए इस कदर खतरनाक यह मुल्क आखिर कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मुसलमान हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। नंबर 1, वेटिकन सिटी। दुनिया के बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। यह दुनिया का वह मुल्क है जहां पर कोई एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी की बुनियाद साल 1929 में इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच रखी गई थी।
इस मुल्क में सिर्फ ईसाई मजहब को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि यह ईसाइयों के लिए इनका सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा तरीन शहर की सी हैसियत रखता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है, और जिस तरह मक्का मुकर्रमा के अंदर गैर मुस्लिमों का जाना सख्ती से मना है, वैसे ही वेटिकन सिटी में भी मुसलमानों की एंट्री पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इस मुल्क का कुल एरिया सिर्फ 121 एकड़ पर फैला है और आबादी 800 लोगों से भी कम है। ये दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां ना तो आपको कोई मस्जिद देखने को मिलेगी और ना ही दूर दूर तक कोई मुसलमान नजर आएगा। नंबर 2, टोकेलाओ। बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाओ का आता है। इस मुल्क में कोई एक भी मस्जिद या फिर मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी 0 के करीब है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक शुमार किया जाता है, जो एक इंतहा छोटे से आइलैंड पर बना है। टोकेलाओ की कुल आबादी 1500 लोगों के करीब है, जबकि कुल एरिया 12 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेटिकन सिटी की तरह इस मुल्क में भी मुसलमान होने या मुसलमान के तौर पर आकर रहने पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है। टोकेलाओ एक मुकम्मल तौर पर ईसाई मुल्क है, जहां पर इस्लाम का नाम लेने और इसकी सरेआम तशहील करने पर आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। ये दुनिया के उन कुछ मुल्कों में से एक है जहां पर दुनिया के सभी, यानी आप यहां पर कोई मंदिर, मस्जिद या फिर कोई गिरजाघर हरगिज नहीं बना सकते, और ऐसा करने पर यहां आपको सजाएं दी जा सकती हैं। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की कुल आबादी 3000 लोगों के करीब हुआ करती थी, जो अब कम होते होते 0 होती जा रही हैं। यहाँ के मुसलमान या तो नॉर्थ कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर इनको किसी न किसी वजह से कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं, जबकि 2013 में नॉर्थ कोरिया की ईरानी एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई तो गई थी, लेकिन इसमें भी नॉर्थ कोरिया के किसी इंसान की एंट्री की बिल्कुल इजाजत नहीं है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को आजादी ना दिए जाने की बड़ी वजह यहाँ के तानाशाह किम जोंग हैं, जो कि एक एथिस्ट हैं, और यही वजह है कि आप यहाँ पर इस्लाम की बात करते हुए भी अगर पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत तक की सजा मिल सकती है। नंबर 4, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां पर कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ये दुनिया के उन मुल्कों में से भी एक है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों की बुनियाद नहीं रख सकते, क्योंकि अब यहां यह सब करने पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से ज्यादा मस्जिद हुआ करती थी, जिनको खिलाफते उस्मानिया के खत्म होने पर खंडहरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की और यह मुल्क स्लोवाकिया कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया का एक अहम हिस्सा भी रह चुका है। लेकिन आज हालात यह हैं कि आपको यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया था, और यहाँ पर पहला हॉस्पिटल भी मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से 16वीं सदी के अंदर बनाया गया था। लेकिन आज इसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के आने पर पाबंदी है, जबकि यहाँ पर इस्लाम का कोई नामो निशान भी आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। नंबर 5, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड 900 से ज्यादा टापुओं से बना है, जिसकी कुल आबादी 7 लाख से ज्यादा लोगों की है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70 से भी कम है। इतिहासकारों के मुताबिक यह वही मुसलमान हैं जिनको साल 1995 में तबलीगी जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था, लेकिन इसके बाद से इस मुल्क में तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। सोलोमन आइलैंड में आज इस्लाम की तशरी और तबलीग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसको गिराने के लिए भी आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, यानी इस मस्जिद का भी कुछ पता नहीं कि यह कब तक है और कब तक नहीं। जबकि यहाँ के लोगों और मजीद खबरों के मुताबिक यहाँ के मुसलमान इस कदर पाबंदियों की वजह से यह मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बस रहे हैं। यही वजह है कि सोलोमन आइलैंड में मुसलमानों की गिनी चुनी तादाद भी अब बड़ी ही तेजी के साथ कमी की तरफ बढ़ रही है। नंबर 6, भूटान। भारत के साथ जुड़ा मुल्क भूटान किसी भी मजहब के लिए बिल्कुल भी ठीक मुल्क नहीं है। यहाँ पर हर तरह के मजहब पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन यहाँ की हुकूमत दीन इस्लाम की और मुसलमानों की खासी दुश्मन है। नंबर 7,
पीरू। पीरू अमेरिका के करीब बसा एक मुल्क है जहां पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर इनका इस मुल्क में रहना और यहाँ पर रहकर अपने लिए कोई दीनी मदरसा या फिर कोई मस्जिद वगैरह बनाना कानूनी तौर पर नामुमकिन है। नंबर 8, इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिका में बसा एक छोटा सा मुल्क है। यह मुल्क भी मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा ठीक नहीं और यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 2000 लोगों से भी कम की आबादी रखते हैं। नंबर 9, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका में बसा एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 51 लाख से ज्यादा है। मुसलमान इस मुल्क में भी आपको मुट्ठी बराबर ही ढूंढने से मिलेंगे, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर ईसाइयों का राज और इस्लाम पर लगाई जाने वाली सख्त पाबंदियां हैं। नंबर 10, यूरुग्वे। यूरुग्वे का शुमार भी उन्हीं मुमालिक में होता है जो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी सशक्त नहीं। इस मुल्क में मुसलमान 700 से ज्यादा की आबादी रखते हैं, लेकिन यह लोग कानूनी तौर पर पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। यही वजह है कि मुसलमान ना तो यहाँ आजादी के साथ रह सकते हैं और ना अपने लिए कोई मस्जिद बना सकते हैं और ना ही कोई दीनी मदरसा बना सकते हैं। इन कुछ मुल्कों के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर दीने इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी लगी हुई है। वहां पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर अपनी जिंदगी काफी तंगी और पाबंदियों के अंदर रहकर गुजारने पर मजबूर हैं।